हेलो एवरीवन। आज हमारा पर्सी जैक्सन सीरीज का तीसरा दिन है और आज हम द लाइटनिंग थीफ का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका टाइटल है थ्री ओल्ड लेडीज निड द शॉक्स ऑफ डेथ। तो कहानी शुरू होती है पर्सी जैक्सन के थॉट्स से। मुझे कभी कभार होने वाली अजीबोगरीब अनुभवों की आदत थी, लेकिन आमतौर पर वे जल्दी ही खत्म हो जाते थे और ये 24 घंटों का भ्रम मेरे बस से बाहर होता था। स्कूल के बाकी साल में भी पूरा कैंपस मेरे साथ किसी न किसी तरह का छल करता रहा। छात्र ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो उन्होंने पूरी तरह से यकीन कर लिया हो कि मिसेस केयर एक चुलबुली गोरी महिला जिसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, जब तक कि वह फील्ड ट्रिप के अंत में हमारी बस में नहीं चढ़ी थी। क्रिसमस से ही हमारी प्री एल्जेब्रा टीचर थी। मैं अक्सर किसी पर मिसेस डॉट्स का जिक्र कर देता था, वह देखने के लिए कि क्या मैं उन्हें फंसा सकता हूँ या नहीं, लेकिन वे मुझे ऐसे घूरते जैसे मैं कोई पागल हूँ। यह इतना बढ़ गया कि मैं लगभग उन पर यकीन करने लगा था कि मिसेस डॉट्स कभी थी ही नहीं, लेकिन ग्रोवर मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। जब मैं उससे मिसेस डॉट्स की बात करता तो वह हिचकिचाता, फिर दावा करता कि वह है ही नहीं। लेकिन मुझे पता था कि वह झूठ बोल रहा है, कुछ तो चल रहा है। म्यूजियम में जो कुछ हुआ था, दिन में तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं मिलता था, लेकिन रात में पंजों और चमड़ों जैसे पंखों वाली मिसेस डॉट्स के ख्याल मुझे बहुत डराते थे। अजीब मौसम भी आते रहे, जिससे मेरा मूड ठीक नहीं हुआ। एक रात एक तूफान ने मेरे हॉस्टल की खिड़कियां उड़ा दी और कुछ दिनों बाद हडसन खाड़ी में अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ बवंडर के साथ एएनसी एकेडमी के सिर्फ 50 मील दूर तक आई। सोशल साइंस की क्लास में हमने जिन घटनाओं का अध्ययन किया, उनमें से एक उस साल अटलांटिक में अचानक आए तूफानों में गिरे छोटे विमानों का असामान्य संख्या थी। मैं ज्यादातर समय परेशान और चिड़चिड़ा महसूस करने लगा था। मेरे ग्रेड डी से एफ हो गए थे। नैन्सी बोवोफिट और उसकी सहेलियों के साथ मेरा झगड़ा और बढ़ गया था। मुझे लगभग हर क्लास में बाहर निकाल दिया जाता था। आखिरकार जब हमारे अंग्रेजी शिक्षक मिस्टर निकोल ने मुझसे लाखवीं बार पूछा कि मैं बर्तनी की परीक्षा के लिए पढ़ाई करने में इतना आलसी क्यों हूँ, तो मैं भड़क गया और मैंने उन्हें एक पूरा सनकी कह दिया। मुझे इसका मतलब भी नहीं पता था, लेकिन यह सुनने में अच्छा लगा। अगले हफ्ते हेडमास्टर ने मेरी माँ को एक पत्र भेजा, जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि अगले साल मुझे एएनसी एकेडमी में दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। मैंने खुद से कहा, ठीक है, अब बहुत हुआ। मुझे घर की याद आ रही थी। मैं अपनी माँ के साथ अपर ईस्ट साइड स्थित हमारे छोटे से अपार्टमेंट में रहना चाहता था, भले ही मुझे पब्लिक स्कूल में जाना पड़े, अपने घिनौने सौतेले पिता और उसके बेवकूफ पोकर पार्टियों को सहना पड़े। और फिर भी मुझे एएनसी एकेडमी की कुछ चीज़ें याद आती रहेंगी। मेरे हॉस्टल की खिड़की से बाहर जंगल का नज़ारा, दूर से हडसन नदी, चीड़ के पेड़ों की खुशबू आया करेगी। मुझे ग्रोवर की भी बहुत याद आएगी, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, भले ही वह थोड़ा अजीब है। मुझे चिंता थी कि वह अगले साल मेरे बगैर कैसे यहाँ रहेगा। मुझे लैटिन की क्लास की याद आएगी, मिस्टर ब्रूनर के पागलपन भरे टूर्नामेंट के दिन और उनका यह विश्वास कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। जैसे जैसे परीक्षा का हफ्ता नजदीक आ रहा था, लैटिन ही एकमात्र ऐसी परीक्षा थी जिसके लिए मैं पढ़ रहा था। मैं भूला नहीं था कि मिस्टर ब्रूनर ने मुझसे कहा था कि यह विषय मेरे लिए जिंदगी मौत का सवाल है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उनकी उस बात पे भरोसा था। मेरे फाइनल्स की एक शाम पहले मैं इतना निराश हो गया कि मैंने कैम्ब्रिज गाइड टू ग्रीक माइथोलॉजी को अपने हॉस्टल रूम में फेंक दिया। शब्द पन्नों से उतरकर तैरने लगे, मेरे सिर के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। अक्षर 80 के दशक की तरह ऐसे घूम रहे थे जैसे स्केटबोर्ड चला रहे हों। मुझे चिरॉन और चेरॉन या पॉलीडिक्टेस या पॉलीड्यूसेस के बीच का अंतर याद नहीं आ रहा था, और उन लैटिन क्रियाओं का संयोजन भी।
छोड़ो भी। मैं कमरे में इधर-उधर टहल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी शर्ट के अंदर चींटियाँ रेंग रही हों। मुझे मिस्टर ब्रूनर का सीरियस एक्सप्रेशन, उनकी 1000 साल पुरानी आँखें याद आ रही थीं। जैसे उन्होंने कहा था, पर्सी जैक्सन, मैं तुमसे सिर्फ अच्छा ही स्वीकार करूँगा। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने पौराणिक कथाओं की किताब उठा ली। मैंने पहले कभी किसी शिक्षक से मदद नहीं मांगी थी। शायद अगर मैं मिस्टर ब्रूनर से बात कर तो वे मुझे कुछ सुझाव दे सकें। कम से कम मैं उस बड़े मोटे एफ के लिए माफ़ी तो मांग सकता हूँ जो मुझे उनकी परीक्षा में मिलने वाला था। मैं यैंसी एकेडमी को और उसके साथ को छोड़ना नहीं चाहता था, यह सोचकर कि मैंने कोशिश ही नहीं की। मैं नीचे फैकल्टी के कार्यालयों की ओर चला गया। ज़्यादातर कार्यालय अंधेरे और खाली थे, लेकिन मिस्टर ब्रूनर का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और उनकी खिड़की से रोशनी हॉलवे के फर्श पर फैल रही थी। मैं दरवाजे के हैंडल से 3 कदम दूर था जब मुझे अंदर ऑफिस से आवाज़ें सुनाई दी। मिस्टर ब्रूनर ने एक सवाल पूछा, आवाज़ जो निश्चित रूप से ग्रोवर की थी। उसने कहा, पर्सी के बारे में चिंतित हूँ सर। मैं वहीं खड़ा रह गया। मैं आम तौर पर छुपकर सुनने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को किसी बड़े से आपके बारे में बात करते हुए सुने, तो मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप सुनने से बच पाएंगे क्या? मैं थोड़ा और पास गया। ग्रोवर ने कहा, इस गर्मी में अकेले, मेरा मतलब है स्कूल में एक अपनी तरह के व्यक्ति, जब हमें पक्का पता चल गया है और उन्हें भी पता है। मिस्टर ब्रूनर ने कहा, उसे जल्दबाजी में लाकर हम मामले को और बिगाड़ देंगे। हमें लड़के को और परिपक्व होने देने की जरूरत है। फिर ग्रोवर ने कहा, लेकिन उसके पास शायद समय ना हो, ग्रीष्म संक्रांति की समय सीमा। फिर मिस्टर ब्रूनर ने कहा, उसे उसके बिना ही सुलझना होगा ग्रोवर। जब तक वो कर सकता है, उसे अपनी अज्ञानता का आनंद लेने दो। फिर ग्रोवर ने कहा, सर, उसने उन्हें देखा था। मिस्टर ब्रूनर ने जोर दिया, उसकी कल्पना। फिर ग्रोवर ने कहा, छात्रों और कर्मचारियों पर जो अज्ञानता है वह उसे इस बात का यकीन दिलाने के लिए काफी होगी सर। सर, मैं अपने कर्तव्यों में दोबारा असफल नहीं हो सकता। ग्रोवर की आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। आपको पता है इसका क्या मतलब होगा? तब मिस्टर ब्रूनर ने विनम्रता से कहा, तुम असफल नहीं हुए हो ग्रोवर। फिर ग्रोवर ने कहा, मुझे उसे उसी रूप में देखना चाहिए था जैसी वो थी। अब बस पर्सी को अगले पतझड़ तक जिंदा रखने की चिंता करना है। यह सुनकर पौराणिक कथाओं की किताब मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। मिस्टर ब्रूनर चुप हो गए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपनी किताब उठाई और हॉल से वापस चला गया। मिस्टर ब्रूनर के कार्यालय के दरवाजे की रोशनी शीशे पर पड़ रही थी, जिसमें एक परछाई दिख रही थी जो व्हील चेयर पर बैठे शिक्षक से कहीं ज्यादा लंबी थी। किसी चीज की परछाई जिसके हाथ में कुछ ऐसा है, शायद तीरंदाज के धनुष जैसा लग रहा है। मैंने पास का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे क्लब 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 जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे दबी हुई लकड़ी के टुकड़े। फिर मैंने दरवाजे के ठीक बाहर किसी जानवर के सूंघने जैसी आवाज सुनी और एक बड़ी काली आकृति शीशे के सामने रुकी, फिर आगे बढ़ गई। मेरी गर्दन से पसीने की एक बूंद टपक रही थी और गलियारे में कहीं से मिस्टर ब्रूनर की आवाज आई, कुछ नहीं। फिर मिस्टर ब्रूनर ने कहा, शीतकालीन संक्रांति के बाद से मेरी हालत ठीक नहीं है। ग्रोवर ने कहा, मेरी भी, लेकिन मैं कसम खा सकता हूँ। तभी मिस्टर ब्रूनर ने टोकते हुए कहा, हॉस्टल वापस जाओ, कल तुम्हारी परीक्षाओं का एक लंबा दिन है। ग्रोवर ने कहा, मुझे याद मत दिलाओ। मिस्टर ब्रूनर के कार्यालय की लाइट बंद हो गई। मैं अंधेरे में मानो अनंत काल तक इंतजार करता रहा। आखिरकार मैं गलियारे में धीरे से गया और वापस हॉस्टल में पहुंच गया। ग्रोवर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपनी लैटिन परीक्षा की नोट्स को ऐसे पढ़ रहा था जैसे वह पूरी रात वहीं रहा हो। तभी उसने धुंधली आंखों से कहा, अरे, क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार होगे? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी भौं चढ़ाई।
तुम बहुत खराब लग रहे हो। सब ठीक है ना? मैंने कहा, बस थका हुआ हूँ। मैं मुड़ा नहीं ताकि वह मेरे भाव न पढ़ सके और बिस्तर के लिए तैयार होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने नीचे क्या सुना था। मैं यह मानना चाहता था कि यह सब मेरी कल्पना थी, लेकिन एक बात साफ थी, ग्रोवर और मिस्टर ब्रूनर मेरे बारे में मेरे पीछे कुछ बातें कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं किसी खतरे में हूँ। अगली दोपहर जब मैं 3 घंटे की लैटिन परीक्षा से निकल रहा था, मेरी आंखें उस सभी ग्रीक और रोमन नामों से भरी हुई थीं जिनकी मैंने गलत बरतनी लिखी थी। मिस्टर ब्रूनर ने मुझे वापस अंदर बुलाया। एक पल के लिए मुझे चिंता हुई कि उन्हें पिछली रात में मेरी उनकी बातें छुपकर सुनने के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन समस्या यह नहीं लग रही थी। उन्होंने कहा, पर्सी, यंसी को छोड़ने से निराश मत हो। यह यह अच्छे के लिए है। उनका लहजा दयालु था, लेकिन फिर भी मुझे उनके शब्द शर्मिंदा कर रहे थे। हालांकि वह धीरे से बोल रहे थे, लेकिन परीक्षा दे रहे दूसरे बच्चे सुन सकते थे। नैन्सी वोफिट मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और उसकी होठों से व्यंग्यात्मक इशारे जैसी छोटी-छोटी हरकतें कर रही थी। मैंने बुदबुदाते हुए कहा, ठीक है सर। फिर मिस्टर बूनर अपनी कुर्सी को आगे पीछे घुमा रहे थे, मानो उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि वह क्या कह रहे हैं। और उन्होंने कहा, मेरा मतलब है, यह तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है। बस कुछ समय की बात है। मेरी आंखें भर आईं। यहाँ मेरे फेवरेट टीचर कक्षा के सामने मुझसे कह रहे थे और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पूरे साल मुझ पर विश्वास करने के बाद अब वह कह रहे थे कि मुझे घर से निकाल दिया जा रहा है। मैंने कांपते हुए कहा, ठीक है। मिस्टर ब्रूनर ने कहा, नहीं नहीं, ओह, यह सब बकवास है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम सामान्य नहीं हो पर्सी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अचानक कहा, थैंक यू, मुझे याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर सर ने चिल्लाया, पर्सी, लेकिन मैं वहां से जा चुका था। साल के आखिरी दिन मैंने अपने कपड़े सूटकेस में ठूस लिए। बाकी लड़के मजाक कर रहे थे और अपनी छुट्टियों की योजनाएं बना रहे थे। उनमें से एक स्विट्जरलैंड की हाइकिंग ट्रिप पर जा रहा था, दूसरा 1 महीने के लिए कैरिबियन घूमने जा रहा था। वह मेरी तरह बाल अपराधी था, लेकिन वे अमीर बाल अपराधी थे। उनके पिता अधिकारी थे या राजदूत या मशहूर हस्तियां। मैं एक नोबडी था, मतलब नोबडीज की फैमिलीज में से एक। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इस गर्मियों में क्या करूंगा, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मुझे गर्मियों में कुत्तों को टहलाने का या पत्रिकाओं के सब्सक्रिप्शन बेचने का काम करना होगा और अपने खाली समय में इस चिंता में बिताना होगा कि मैं पतझड़ में कहाँ पढ़ाई करूंगा। उनमें से एक ने कहा, ओह, वाह, बढ़िया। वे अपनी बातचीत में ऐसे लग गए जैसे मैं कभी वहां था ही नहीं। एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं अलविदा कहने से डरता था वह था ग्रोवर, लेकिन बाद में मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने भी उसी ग्राउंड में मैनहट्टन के लिए टिकट बुक किया था जिस पर मैंने बुक किया था, तो हम फिर से साथ में थे, शहर की ओर जा रहे थे। पूरी बस यात्रा के दौरान ग्रोवर घबराहट से गलियारे में नीचे देखता रहा और दूसरे यात्रियों को देखता रहा। मुझे याद आया कि जब हम यंसी से निकले थे तो वह हमेशा घबराया हुआ और बेचैन रहता था, मानो उसे कुछ बुरा होने का अंदेशा हो। पहले मैं हमेशा यही सोचता था कि उसे चिढ़ाए जाने की चिंता है, लेकिन ग्राउंड में उसे चिढ़ाने वाला कोई नहीं था। आखिरकार मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने कहा, मेरे जैसे लोगों की तलाश कर रहे हो? ग्रोवर लगभग अपनी सीट से उछल पड़ा। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने मान लिया कि मैंने परीक्षा की एक रात पहले उसकी और मिस्टर ब्रूनर की बातें सुनी थी। ग्रोवर ने कहा, तुमने कितना सुना? मैंने कहा, ओह, ज्यादा नहीं। ग्रीष्मकालीन संक्रांति की समय सीमा क्या है? उसने सिर उठाया और कहा, देखो पर्सी, मैं बस तुम्हारे लिए चिंतित था। समझो, मेरा मतलब है राक्षस गणित शिक्षकों के बारे में भ्रम। मैंने कहा, ग्रोवर। फिर उसने कहा,
और मैं मिस्टर ब्रूनर से कह रहा था कि शायद आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं या कुछ और, क्योंकि मिसेस डॉट्स जैसे कोई इंसान नहीं थी। और तो मैंने कहा, ग्रोवर तुम सच में बहुत बड़े झूठे हो। उसके कान गुलाबी हो गए। अपनी कमीज की जेब से उसने एक गंदा सा बिजनेस कार्ड निकाला और कहा, बस ये ले लो, ठीक है, अगर इन गर्मी में तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो। कार्ड में एक आकर्षक लिपि थी जो मेरे डिस्लेक्सिक आंखों के लिए जानलेवा थी, लेकिन आखिरकार मुझे कुछ ऐसा समझ आया। ग्रोवर अंडरवुड, कीपर, हाफ ब्लड हिल, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क, 8000090009। मैंने उससे पूछा, हाफ? वह चिल्लाया, जोर से मत बोलो, ये मेरा कर्मियों का पता है। मेरा दिल बैठ गया। ग्रोवर का एक ग्रीष्मकालीन घर भी था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसका परिवार यंसी के बाकी लोगों जितना अमीर हो सकता है। मैंने उदास होकर कहा, ठीक है, तो अगर मैं तुम्हारी हवेली चलना चाहता हूँ तो? उसने सिर हिलाया और कहा, या अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो? तो मैंने कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? यह बात मेरे इरादे से कहीं ज़्यादा ज़ोर से मेरे मुंह से निकली। ग्रोवर का चेहरा लाल हो गया और कहने लगा, देखो पर्सी, सच यानी मुझे मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। मैंने उसे घूरा। सारे साल मैं झगड़ों में उलझा रहा, बदमाशों से उसे दूर रखता रहा। मैं इस चिंता में सो नहीं पा रहा था कि अगले साल यह मेरे बिना कैसे रहेगा और इसकी पिटाई हो जाएगी। और यहाँ वह ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे वह मुझे बचा रहा हो। तो मैंने उससे कहा, ग्रोवर, तुम मुझे आखिर किससे बचा रहे हो? तभी हमारे पैरों के नीचे से जमीन घिसटने की आवाज आ रही थी। डैशबोर्ड से काला धुआं निकल रहा था और पूरी बस सड़े हुए अंडों जैसी गंध से भर गई। ड्राइवर ने गालियां दी और ग्रोहाउंड को लड़खड़ाते हुए हाईवे के किनारे ले गया। इंजन कंपार्टमेंट में कुछ मिनट इधर उधर घूमने के बाद ड्राइवर ने घोषणा की कि हम सभी को उतरना होगा। ग्रोवर और मैं बाकी सबके साथ बाहर निकल आए। हम एक देहाती सड़क पर थे। ऐसी कोई जगह नहीं जहां आपको पता चले अगर आप वहां ब्रेकडाउन ना करें। हाईवे के हमारे तरफ सिर्फ मेपल के पेड़ थे और कुछ गुजरती कारों का कूड़ा। दूसरी तरफ दोपहर की गर्मी से झिलमिलाती डामर की 4 लेन के पार एक पुराने जमाने का फल का ठेला था। बिक्री पर सामान बहुत अच्छा लग रहा था। लाल चेरी, सेब, अखरोट, खुबानी का ढेर, बर्फ से भरे पंजे जैसे टब में साइडर के जग। लेकिन कोई ग्राहक नहीं था। बस 3 बूढ़ी औरतें एक छाया में रॉकिंग चेयर पर बैठी थीं, मेपल के पेड़ पर। मैंने अब तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। वो एक बहुत ही बड़ा मोजा बुन रही थी। मेरा मतलब है मोजा स्वेटर के आकार का था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से मोजा ही था। दाईं ओर वाली महिला उसमें से एक बुन रही थी और बाईं ओर वाली महिला दूसरा। बीच वाली महिला बिजली जैसे नीले रंग के सूत की एक बड़ी टोकरी लिए हुए थी। तीनों महिलाएं बूढ़ी लग रही थीं। पीले चेहरे फलों के चमड़े की तरह झुर्रियां थीं। चांदी के बाल सफेद बदन में बंधे थे। हड्डीदार बाहें प्रक्षालित सूती कपड़ों से बाहर निकली हुई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि वे सीधे मेरी तरफ देख रही थी। मैंने इस बारे में कुछ कहने के लिए ग्रोवर की तरफ देखा और मैंने उसे देखा कि उसके चेहरे से खून सूख गया था। उसकी नाक फड़क रही थी। मैंने कहा, ग्रोवर, अरे यार। तो उसने कहा, बताओ, वे तुम्हें नहीं देख रहे ना? देख रहे हैं, है ना? तो मैंने कहा, हाँ, अजीब है ना? तुम्हें लगता है कि ये मुझे मुझे फिट आएगा? तो ग्रोवर ने कहा, मजाक नहीं है पर्सी, बिल्कुल भी मजाक नहीं है। बीच में बैठी बुजुर्ग महिला ने एक बड़ी कैंची निकाली और सोने और चांदी की लंबी ब्लेड वाली कैंची जैसी लग रही थी। मैंने ग्रोवर की सांसें थमते हुए सुनी। उसने मुझसे कहा, हम बस में चढ़ रहे हैं, चलो। मैंने कहा, क्या? अंदर 1000 डिग्री तापमान होगा। उसने दरवाजा खोला और अंदर चढ़ गया, लेकिन मैं वहीं रुका रहा और उसने चिल्लाया, चलो। सड़क के पार बुजुर्ग महिलाएं अभी भी मुझे ही देख रही थीं। बीच वाली ने धागा काटा और कसम से मैं ट्रैफिक के चारों
चारों लेन में उसकी आवाज़ सुन सकता था। उसकी 2 सहेलियों ने बिजली जैसे उसकी 2 सहेलियों ने बिजली जैसे नीले मोज़ों को गोल कर दिया और मैं सोच में पड़ गया, ये मुझे किसके लिए हो सकते हैं? सस्क्वॉच या गॉडज़िला के लिए? बस के पिछले हिस्से में ड्राइवर ने इंजन कंपार्टमेंट में धुआं उगलता हुआ धातु का एक बड़ा टुकड़ा निकाला। बस कांप उठी और इंजन फिर से गरजने लगा। यात्रियों ने बोला, चलो, बस ठीक हो गई। और ड्राइवर चिल्लाया, बिल्कुल सही। और उसने बस पर अपनी टोपी थपथपाई और कहा, सब लोग वापस आ जाओ। जैसे ही बस चल पड़ी, मुझे बुखार सा महसूस होने लगा, मानो मुझे फ्लू हो गया हो। ग्रोवर की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। वह कांप रहा था और उसके दांत कटर कटर कर रहे थे। मैंने कहा, ग्रोवर? उसने कहा, हाँ। तो मैंने कहा, तुम मुझे क्या नहीं बता रहे हो? उसने अपनी कमीज की आस्तीन में अपना हाथ थपथपाया। पर्सी, तुम फल की दुकान पर क्या देख रहे थे? तुम्हारा मतलब बुजुर्ग महिलाओं से है? उनमें क्या था यार? वे मिसेस डॉट्स जैसी तो नहीं थी, है ना? मुझे उसके हाव-भाव समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि फल की दुकान वाली औरतें मिसेस डॉट से कई ज़्यादा बुरी थीं। तभी ग्रोवर ने कहा, बस मुझे ये बताओ, तुमने क्या देखा? तो मैंने कहा, बीच वाली महिला ने कैंची निकाली और धागा काट दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी उंगलियों में से एक इशारा किया, जैसे वो अपने चेहरे पर एक क्रॉस बना रहा है। लेकिन वो वह नहीं था, यह कुछ और था, लगभग। फिर उसने कहा, तुमने उसे रस्सी काटते देखा? मैंने कहा, हाँ तो? और मुझे लग रहा था कि ये कोई बड़ी बात है। ग्रोवर बुदबुदाया, ऐसा नहीं हो रहा है। और वह अपना अंगूठा चबाने लगा और कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि यह पिछली बार जैसा हो। मैंने कहा, पिछली बार क्या? तभी ग्रोवर ने फिर से कहा, हमेशा छठी कक्षा, वे छठी से आगे कभी नहीं पहुंच पाते हैं। मैंने कहा, ग्रोवर, क्योंकि वो मुझे सचमुच में डराने लगा था, और कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और उसने कहा कि मैं तुम्हें बस से स्टेशन से घर तक छोड़ दूंगा, ठीक है ना? यह मुझे एक अजीब-सा अनुरोध लगा, लेकिन मैंने वादा किया कि हाँ ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो। तो मैंने उससे पूछा, यह क्या कोई अंधविश्वास है या कुछ और? और मैंने कहा, ग्रोवर, वह सूत का टुकड़ा, क्या इसका मतलब है कोई मरने वाला है? और उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो पहले से ही वह फूल चुन रहा है जो मेरे ताबूत में सजाएगा। तो इसी नोट के साथ होती है ये वीडियो खत्म। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।